नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अग्निवीर पर। आज जिस प्रकार से तीनों सेनाओं के रिप्रेजेंटेटिव प्रेस को वार्ता कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चीज़ों को स्पष्ट किया। स्पष्टता इस विषय में कि कोई भ्रम में ना रहे कि ये जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं, ये ऊधम मचाया जा रहा है, ये देश की अपनी संपत्तियों को, हमारी और आपकी सबकी संपत्तियों को जलाया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। इसका कोई प्रभाव सेना पर नहीं पड़ेगा। सेना ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि आप ये बात समझ लीजिए कि अगर आप उपद्रव करने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप रोड पर उतरने वाले व्यक्ति हैं, तो जब भी भर्ती निकलेगी सेना की, अग्निवीरों की, तो आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा और उस एफिडेविट में ये लिखना पड़ेगा कि मैं किसी प्रोटेस्ट में, मैं किसी धरने प्रदर्शन में, मैं किसी आगजनी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ, मेरा कोई रोल नहीं है, मैं देश का सच्चा सिपाही हूँ और जज्बे के लिए आया हूँ, ना कि मैं यहाँ ऊधम मचाने, धरने प्रदर्शन करने या फिर सेना के अंदर गुटबाजी करने आया हूँ। सेना की सबसे ख़ास बात, अगर एक सिंगल बात आप कहेंगे कि सेना में क्या है, तो वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। क्योंकि अगर सेना में अनुशासन नहीं होगा तो कौन किसकी बात मानेगा? युद्ध के समय पर भी कोई क्यों किसकी बात मानेगा? और युद्ध के समय पर अगर कोई बात नहीं मानेगा, सामान्य काल में भी कोई किसी की बात क्यों मानेगा? आप सोच कर देखो कि 12-13 लाख लोगों का परिवार कितना आपस में लड़ेगा, कितनी वैमनस्यता हो जाएगी और सेना आपस में ही गृह युद्ध में चली जाएगी अगर सेना के पास डिसिप्लिन नहीं होगा। तो सेना ने जहाँ कहीं, हमारे देश की सेना की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे संसार की सेनाओं की बात कर रहा हूँ। किसी भी कंट्री की सेना हो, वहाँ 2-3 खास बातें होती हैं। सेना की पहली खास बात ये होती है कि वो यंगर को लेते हैं, जवानी लेते हैं, इसलिए उसको जवान कहते हैं और उसको जवानी में ही रिटायर कर देते हैं। सिविलियंस जिस उम्र में विवाह करते हैं, उस उम्र में सेना में 70%, 75% से ज़्यादा लोग, बल्कि 80% लोग रिटायरमेंट लेकर चले जाते हैं जब उनकी आयु 30-32 साल की होती है। और दूसरी बात यह है कि वो इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं कि कदम से कदम मिलाते हैं, हाथ से हाथ मिलाते हैं, आदेश का पालन करते हैं और आदेश के पालन पर कोई आर्गुमेंट नहीं करते हैं। जो आदेश आया उसको ही मानना है। तीसरी खास बात सेना की जो रहती है, वो सीनियरिटी जूनियरिटी का फुल सम्मान करते हैं। चौथी खास बात यह है कि वो केवल सेना में काम नहीं करते, सेना में काम करने वाले लोग सैलरी के लिए नहीं जाते। ये वो लोग जो कम्युनिस्टों की भाषा बोलते हैं, जैसे आपको याद होगा कारगिल का युद्ध हुआ था या उसके बाद के युद्धों में सेना के बहुत सारे लोग वीर गति को प्राप्त हुए। जो लोग वीर गति को प्राप्त हुए उनके लिए जब कार्यक्रम किए जा रहे थे, उनको श्रद्धांजलि सभा दी जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि लोग देखिए मर रहे हैं और तुम यहाँ देश के अंदर ऊधम मचा रहे हो, तुम देश के अंदर ये जो सद्भावना है उसको भड़का रहे हो। तो कम्युनिस्टों के सिंपल जवाब होते थे, सेना में गए हैं, सैलरी मिलती है, वो तो मरने के लिए ही गए हैं। ऐसे ऐसे जवाब कम्युनिस्ट दिया करते थे। तो जिन लोगों के समझ में ये आता है कि वो सैलरी के लिए मरने जाते हैं और मरने के बाद भी अच्छे पैसे उनको मिलते हैं, परिवारों को अच्छा पैसा मिलता है, तो क्या नुकसान है? ऐसा मस्तिष्क रखने वाले लोग, ऐसा विचार रखने वाले लोग ही इस प्रकार के ऊधम मचाते हैं। मैं आपको पूर्ण विश्वास से कहता हूं कि सेना आज अगर ये कह दे कि आप जो रेगुलर भर्ती जो निकलती है वो रेगुलर भर्ती निकलने दीजिए, हम 2 लाख युवकों को हर वर्ष तैयार करेंगे, 4 वर्ष की ट्रेनिंग हमारे पास होगी, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारत की 20 करोड़ की आबादी ये कहेगी कि हमको अवसर दीजिए, मेरे से पैसे भी लीजिए और हमें 4 साल ट्रेंड करिए, ट्रेंड करने के बाद मुझे जाने दीजिए, एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर दीजिए। ये जो 4 वर्ष की ट्रेनिंग है, ये 4 वर्ष का कार्यकाल है, ये एक्चुअली विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में जिस प्रकार आप पढ़ते हैं, मिलिट्री साइंस की ट्रेनिंग लेते हैं, तो वहाँ पैसे भी देते हैं, एनसीसी का कोर्स भी करते हैं और अपनी जेब से खर्चा करते हैं और उसके बाद बड़ी संख्या में देश में कैडेट तैयार होते हैं। वो कैडेट
पैसे खर्च करके तैयार होते हैं और सर्टिफिकेट के लिए परेशान रहते हैं कि किसी प्रकार एनसीसी का सर्टिफिकेट मिल जाए ताकि उनको दूसरे जॉब्स में अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अब सेना ने चूंकि पूरा पिटारा खोल दिया है और ये कहा है कि हम बड़ी आबादी में लगभग 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लोग हर वर्ष तैयार करेंगे और 4 वर्ष तक उनको अपने साथ रखेंगे। उनको सैनिकों की तरह ही वेतनमान मिलेगा, उनको सैनिकों की तरह ही पूरा सम्मान मिलेगा, उनकी कैजुअलिटी होने पर वही लाभ मिलेंगे जो सैनिक के कैजुअलिटी पर मिलते हैं। उनको सैलरी भी मिलेगी और उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, स्किल डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जो कोई भी वो स्किल डेवलप करके जाएंगे यहाँ से, जो कुछ भी सीख कर जाएंगे, क्योंकि सेना की एक और ख़ास बात है, रिटायरमेंट से पहले सेना के तीनों अंगों में स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम करते हैं। जो फौजी जाते हैं 30-32 साल की आयु में, जो रिटायरमेंट लेते हैं, वो यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम करते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम करने के बाद यहाँ से सर्टिफिकेट लेकर बाहर जब निकल कर जाते हैं तो वो जॉब करते हैं और जॉब के लिए वो अप्लाई करते हैं, दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, सेना के लाभ भी वो लेते हैं। ऐसे लोग अब 4 वर्ष काम करके तैयार होंगे जिनको सर्टिफिकेट मिलेगा और सरकार की तमाम तरह की नौकरियों में उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अगर इसको भर्ती नाम ना दिया गया होता और जज्बा नाम दिया गया होता और ये कहा गया होता कि आप आइए और एनसीसी की तरह ट्रेनिंग हमसे लीजिए, 4 वर्ष ट्रेनिंग देंगे हम आपको और आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे भी, 2 वर्ष की पढ़ाई हम 4 वर्ष में पूरी करेंगे, क्योंकि हम 10वीं पास बच्चे को 12वीं की डिग्री, 12वीं पास बच्चे को डिप्लोमा देकर यहाँ से भेजेंगे। तो मैं कह रहा हूँ निश्चित रूप से करोड़ों करोड़ युवा ये करने के लिए, भारत माता की सेवा करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन चूँकि उसको नौकरी का नाम दे दिया, अपोजिशन उस पर भड़क गया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है अग्निवीरों की, वो अग्निवीर देश में देश के प्रति जो शक्तियां काम करती हैं, जो कभी जुमे को पत्थर चलाती हैं तो कभी इतवार का आह्वान करती हैं, तो कभी रिलीजियोफोबिया के नाम से आह्वान करती हैं, कभी इस्लामोफोबिया के नाम से आह्वान करती हैं और दुनिया भर के प्रोपेगेंडा करती हैं, उनके लिए तो ये योजना काल ही है। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि जिसके 10 बच्चे, 40 बच्चे, 15 बच्चे होते हैं और बच्चा पैदा होते ही थोड़े दिनों बाद 3 साल 4 साल का होता है, वो पंचर की, स्कूटर की, किसी मैकेनिक की दुकान पर भेजना शुरू कर देते हैं ताकि 50 रुपये उनकी आमदनी रोज़ बढ़ जाए और कहते हैं ऊपर वाले ने दिया है। तो आप सोचिए ये बच्चे कैसे सेना में भर्ती होंगे। इसलिए सेना में भर्ती वही बच्चा होगा जिसके माँ बाप ने कम बच्चे पैदा किए और पूरा अवसर बच्चों को भरण पोषण और पालन पोषण के लिए दिया, जिनके मस्तिष्क का विकास किया गया होगा और भारत जिनकी समझ में आ रहा होगा, जिनको इस्लामोफोबिया की बातें नहीं, उनको भारत समझ में आ रहा होगा, वो ही लोग इसमें काम करेंगे निश्चित रूप से। तो फिर बात तो बिल्कुल जग जाहिर है कि अगर वो लोग ही इसमें एलिजिबल होंगे, वो क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि 1-2 साल ये भी संभव है कि 17.5 साल की उम्र में भर्ती देखने के लिए उसको 12-13 साल की उम्र से तैयारी करनी शुरू करना पड़े, फिजिकल तैयार करना पड़े, मेडिकल के लिए फिट रहना पड़े। और जब भारत चाहे वो सेलेक्ट हो या ना हो अग्निवीर में, लेकिन अगर वो अपने आप को फिट रखेगा, तैयार रखेगा, ये सोचकर कि अग्निवीर में बन सकता हूँ, तो आप सोचिए जो अग्निवीर तैयार होंगे वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन हमारे देश का बच्चा, नौजवान, जिसको हम गलत रास्ते पर कभी कभी भटकाने के लिए मजबूर कर देते हैं क्योंकि हम उसको इंगेज नहीं कर पाते टीनेज पर, इसलिए वो तमाम तरह के व्यसनों से पीड़ित हो जाता है। उसको अगर एक रास्ता मिल जाए तो निश्चित रूप से वो अपने देश के लिए, चाहे नौकरी करे न करे, सेना में लंबे समय तक रहे न रहे, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता, एक बुद्धि विकास और देश के लिए काम करने का जज्बा पैदा हो जाएगा। अगर देश के लिए काम करने का जज्बा किसी बच्चे में पैदा हो गया तो निश्चित रूप से वो हज़ारों की भीड़ पर अकेला भारी होगा। और कहीं किसी मोहल्ले में 10, 12, 15 अग्निवीर तैयार हो गए तो ये बिल्कुल निश्चित बात है कि वहाँ पर ये जो पत्थरबाज हैं, जिनके गलत मंसूबे हैं, जो देश को गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं, जिनके दिमाग में इस्लामोफोबिया टाइप का कोई फोबिया बैठा हुआ है,
जिनके मस्तिष्क में दारुल इस्लाम बैठा हुआ है, जिनके मस्तिष्क में गजबा हिंद बैठा हुआ है, ऐसे लोगों के लिए ये बच्चे काल साबित होंगे। दूसरा, ये बच्चे जिस नौकरी में भी जो भी काम करेंगे, क्योंकि एक 22 साल का बच्चा 12 लाख रुपए लेकर आएगा। मुझे याद है कि 22 साल 23 साल की उम्र में मैं पैसे मांग रहा था कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे तैयारी करनी है, मैगज़ीनों के लिए पैसे जुगाड़ करनी पड़ती थी कि कैसे मैगज़ीनें लाई जाएंगी, कैसे पढ़ाई होगी। मैं उस समय तैयारी करने का जो जो अपना जज्बा था, उसको पूरा करने के लिए महीने में 500-700 रुपए की भी जुगाड़ करनी पड़ती थी। ऐसा बच्चा, अगर ऐसा अवसर मुझे उस समय मिला होता कि मैं 21-22 साल की 23 साल की उम्र में जब मैंने पढ़ाई सिंसियरली करनी शुरू की कि मैं कंपटीशन दूंगा और कुछ राष्ट्र के लिए करूंगा, तो उस आयु में अगर अपनी जेब में 12 लाख रुपए होते, एक अनुभव का सर्टिफिकेट होता और देश दुनिया की समझदारी होती, निश्चित रूप से मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता। मैं अपने आप को देशभक्त महसूस करता उस समय, और वो जज्बा जो मेरे अंदर था उसको भली भांति मैं एक्सप्लोर कर सकता था। लेकिन उस समय इस तरह की योजनाएं नहीं थी। लेकिन आज का युवा, मैंने कई युवाओं से बात की, तो वो ये कहते हैं, मैं आपको चंदेश्वर हाते के जिस कानपुर में जो झगड़ा हुआ, वहाँ के बच्चों से मैंने बात की और पूछा कि अग्निवीर में भाग लेना चाहोगे? तो उन्होंने कहा, साहब अग्निवीर में मुझे भाग दिलवा दीजिए, एक पैसा मत दीजिए। मैं तो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं देश के लिए कुछ समझना चाहता हूँ, मैं अपने हिंदुओं के हाथे को बचाना चाहता हूँ, क्योंकि आक्रांता वर्गों के जो शुभ चिंतक हैं, जो उनके फॉलोवर हैं या उनको अपना पूर्वज मानते हैं, वो लगातार चंदेश्वर के हाथे को समाप्त करने के प्रयास के लिए पिछले 40-45 वर्ष से क्रियाशील हैं। हम लोग लड़ते हैं। अगर हम अग्निवीर की ट्रेनिंग लेकर आएँ तो हम अपने हाथे को बचाने के लिए और सशक्त और बलिष्ठ होंगे। ऐसा देश भर का युवा सोचता है। सेना में जो ये लोग कह रहे हैं, ये जो ऊधम मचा रहे हैं, सेना ने साफ कर दिया आज। उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि देखिए कि डिसिप्लिन हमारा पहला अंग है। बिना डिसिप्लिन के सेना में कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अगर ये सेना में भर्ती होने से पहले डिसिप्लिन्ड नहीं है तो सेना में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों के फोटोग्राफ्स खींच लिए जाएंगे, जिन लोगों की तस्वीरें सामने आ जाएंगी, आधार कार्ड से लिंक हो जाएंगे, जैसे ही हम आधार को एक्सेस करेंगे तो पता लग जाएगा कि ये किस प्रकार का आतंकी है, किस प्रकार के आंदोलनों में भाग लेता रहा है और क्या मूवमेंट करता रहा है। ऐसे लोग सेना में निश्चित रूप से, सेना के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा, ऐसे लोग निश्चित रूप से सेना के लिए एलिजिबल नहीं होंगे और सेना उनको नहीं ले सकती। दूसरा, उन्होंने कहा कि इन लोगों के खिलाफ मुकदमे होंगे जहाँ जहाँ ये प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनकी पहचान होगी। इनके खिलाफ मुकदमे और पहचान होगी तो आप समझ लीजिए कि पुलिस वेरिफिकेशन इनका क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, और पुलिस वेरिफिकेशन अगर क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, इनके खिलाफ कोई भी एफआईआर होगी, इनका नाम दर्ज होगा, तो फिर सेना किसी भी हालत में इनको अपने यहाँ नहीं ले सकती, क्योंकि सेना डिसिप्लिन लोगों को लेना चाहती है जिनके अंदर देशभक्ति का जज्बा हो, नौकरी का जज्बा नहीं, जो प्लेसमेंट, एम्प्लॉयमेंट, जॉब ना ढूंढ रहे हों, जो राष्ट्र सेवा करना चाहते हों, ऐसे लोगों की सेना में आवश्यकता है। और ऐसे लोगों की आवश्यकता पूरी करने के लिए ही अग्निवीर योजना है। इनमें से ही हम 25% रोक लेंगे जो रेगुलर आर्मी में रहेंगे, और 75% को हम स्किल डेवलपमेंट का या डिग्री डिप्लोमा कुछ देकर छोड़ देंगे, और 12 लाख रुपए उसको अलग से देंगे। कैजुअलिटी, जैसा कहा गया कि कैजुअलिटी के मामले में बिल्कुल वही बेनिफिट मिलेंगे जो बेनिफिट एक सैनिक को मिलते हैं। उसके खाना पीना, रैंक, सब कुछ उसका वैसा ही होगा जैसा सैनिक का होता है, सैनिक के रेगुलर सैनिक का होता है, रेगुलर सैनिक के साथ ही वो रहेगा। इससे सेना की आयु कम होगी। उन्होंने कहा कि विश्व भर के सेनाओं में भर्ती और विश्व भर के सिक्योरिटी कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए ये सब किया गया। तो उसके बाद हमने अपनी सेना में रिफॉर्म लाने का सोचा, और रिफॉर्म हम ला रहे हैं। ये रिफॉर्म इसलिए और है कि सेना यंग हो जाए। यंग लोगों में जज्बा ज़्यादा होता है, देशभक्ति बहुत कूट-कूट कर भरी होती है, और देश के लिए काम करने के लिए वो लालायित रहते हैं। इसके बाद जब वो निकल कर जाएगा तो भी वो देश के विषय में उसकी दृष्टि बदल चुकी होगी, और देश रक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होगा। जहाँ कहीं भी जॉब करेगा, जहाँ कहीं भी नौकरियाँ करेगा, जिस भी डिपार्टमेंट में काम करने जाएगा या फिर अपना स्वयं का व्यापार करने जाएगा, तो फिर ये निश्चित है कि ये वहाँ पर
सैनिक की दृष्टि से काम करेगा, राष्ट्र की दृष्टि से काम करेगा, राष्ट्र रक्षा सुरक्षा की दृष्टि से काम करेगा और इससे राष्ट्र मजबूत होगा। कभी आवश्यकता पड़ी तो जो आवाहन करने का संविधान में अधिकार सरकार को दे रखा है कि वो कभी भी राष्ट्र सेवा के लिए नौजवानों को या लोगों को कह सकता है कि आपको कंपलसरी सर्विस करनी पड़ेगी और कंपलसरी सर्विस करने पर आप कहने पर मना नहीं कर सकते। वो अगर कॉल किया जाए तो अग्निवीरों को कॉल किया जा सकता है, उनको पुनः प्लेसमेंट पर रखा जा सकता है, उनको पुनः देश की रक्षा सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं एक चीज़ याद करता हूँ कि 62 का युद्ध चल रहा था, देश की सुरक्षा की बात है, 62 का युद्ध चल रहा था। नेहरू जी का एक विचार था, उनका कहना था कि हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के पार्ट हैं, इसलिए हमको बहुत सेनाओं की आवश्यकता नहीं। हालांकि उस समय के सांसद अटल बिहारी वाजपेयी लगातार कह रहे थे कि हमें चिंता नहीं है, लेकिन चीन विस्तारवादी है और चीन हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकता है। हमारे दो पड़ोसी जो भयंकर रूप से भारत पर कब्जे की कुदृष्टि रखते हैं, ऐसा पाकिस्तान दो तरफ से उस समय था और दूसरा चाइना, ये दोनों ही कुदृष्टि रखते हैं। इसलिए डिफेंस के लिए हमको रेगुलर आर्मी, अच्छी आर्मी और अच्छे इक्विपमेंट की ज़रूरत है। नेहरू जी उनसे कहते तुम बच्चे हो, अभी तुम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं समझते हो, हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के हिस्से हैं, यानी कि हम गुट निरपेक्ष हैं, हम किसी गुट में शामिल नहीं हैं, इसलिए हमारे ऊपर कोई हमला करने वाला नहीं। 62 की लड़ाई का परिणाम ये हुआ कि एक सैनिक के पास 10 बंदूकों में, एक बंदूक के पास 10-10 सैनिक थे। एक सैनिक मरता तो दूसरा सैनिक बंदूक उठाकर चलाने लगता, और वो बंदूक भी हाथ से चलाने वाली, और आधुनिक हथियारों की कमी। ऐसी परिस्थिति में दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उस समय आह्वान किया और केंद्र सरकार से कहा, नेहरू जी से कहा कि हमारा और आपकी वैमनस्यता जो है, हमारे आपके मनमुटाव हैं, वो दूसरी जगह पर है। आज राष्ट्र रक्षा की आवश्यकता है। तो आप ये कर सकते हैं कि दिल्ली की जो आपकी पुलिस है, जो अंदर की इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको आप बॉर्डर पर ले जाइए, हम अंदर की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था संभाल लेंगे। संघ ने उस समय लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था संभाली और जो पुलिस थी उसको बॉर्डर पर भेज दिया। यही कारण था कि सन 1963 के जो 26 जनवरी की परेड थी, तो नेहरू जी जो कटु विरोधी थे संघ के, आरएसएस के, जिन्होंने बैन लगा दिया था 1948 में, उन नेहरू जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उस परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित ये कहते हुए किया था कि ये राष्ट्र भक्तों की टोली है और ये राष्ट्र रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, इसलिए इनको सेना के साथ काम करने का, सेना के साथ परेड करने का अवसर मिलना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि जज्बा किस लेवल का रहता है। आपको याद होगा कारगिल का युद्ध चल रहा था, नरेंद्र मोदी जी जो आज प्रधानमंत्री हैं, वो उस समय संगठन मंत्री हुआ करते थे। तो ऐसा कहा गया कि कारगिल के युद्ध में सेना को गांव-गांव से चाय पानी इकट्ठा करके और सेना की जो लोकल आवश्यकताएं थी वो अपने मन से वहाँ पूर्ण कर रहे थे, अपने भाजपा या संघ परिवार के फॉलोवर्स के साथ या अपने साथियों के साथ। तो आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति आज राष्ट्र का प्रधानमंत्री बना हुआ है, उसका जज्बा ऐसा रहा होगा कि वो गोली चलते बॉर्डर पर जाकर सैनिकों की मदद करने के लिए अपनी जान बाजी पर लगाकर काम करने को तैयार रहा हो। तो ऐसे लोगों की भारत में क्या कोई कमी है? इसलिए अब सेना ने स्पष्ट कर दिया, एक तो रोल बैक नहीं करेंगे, दूसरा उन्होंने साफ कह दिया कि जो लोग भी इसमें चिन्हित किए जाएंगे उनको सेना में कोई ज़रूरत नहीं है, हम बिना एफिडेविट के उनको लेने वाले नहीं हैं और हम किसी भी प्रकार से इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इन विषयों पर मुझे लगता है जो एफिडेविट लिया जाए उसमें एक शब्द और बढ़ाया जाए, उसमें ये कहा जाए मैं या मेरा परिवार किसी भी तरह से इसमें इन्वॉल्व नहीं था। अगर परिवार इन्वॉल्व पाया जाता है तो भी जॉब नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जिस समय परिवार के लोग ही रोड पर जाकर अपनी संपत्ति, अपने देश की संपत्ति जला रहे थे, तो क्या तुमने एफआईआर की? क्या तुमने बताया कि घर में मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे ताया, मेरे और कोई भी व्यक्ति रोड पर जाकर वहाँ ट्रेनें जला रहा था? अगर तुम नहीं बताते तो फिर तुम सेना के लिए एलिजिबल नहीं हो। तुमने एफआईआर नहीं करवाई तो सेना के लिए एलिजिबल नहीं। इसलिए एफिडेविट ये देना होगा कि ना मैं, ना मेरा परिवार, ना मेरे जानने में कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा था। अगर ऐसा कोई व्यक्ति मेरे संपर्क में पाया जाए तो मैं देश की किसी भी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होऊंगा और मेरे को कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है। ऐसा एफिडेविट लेने में मुझे लगता है
की सुरक्षा ज़्यादा होगी। इसलिए अब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना होगा। अगर ये लोग बाहर निकले तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। सेना में काम करने का मतलब है देश की सुरक्षा करना, सेना में जॉब करना, सेना से धन अर्जन करना, सेना से बहुत कुछ लेना। आपको याद होगा कि जॉर्ज फर्नांडिस जिस समय मिनिस्टर थे, उस समय सेना को बेनिफिट देने शुरू किए थे। उससे पहले सेना को बहुत बेनिफिट नहीं होते थे, केवल जज्बे के आधार पर सेना में भाग लिया जाता था कि भाई हमें राष्ट्र रक्षा के लिए सेना में जाना है। जॉर्ज फर्नांडिस ने उनको सम्मान देते हुए बहुत कुछ योजनाएं लागू कर दी थी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने और बेनिफिट्स देने शुरू कर दिए कि भाई सेना के व्यक्ति जो अपनी जान बाजी पर लगाकर काम करते हैं उनको लाभ मिलना चाहिए। लाभ से मतलब उनके परिवार की सुरक्षा होना चाहिए। वो सुरक्षा जो धन का पैमाना था, वो धन का पैमाना ही लोगों के दिमाग में बैठ गया है और वही धन के पैमाने के आधार पर ये जो ऊधम मचाने वाले लोग हैं वो मचा रहे हैं। दूसरा, तौफीक रज़ा ने आज कह ही दिया। तौफीक रज़ा ने कहा कि ये लोग जो लोग ये ट्रेनें फूंक रहे हैं, हम तो ट्रेन नहीं फूंक रहे थे, ये लोग जो ट्रेनें फूंक रहे हैं इनके ऊपर बुलडोजर कब चलाओगे, इनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलाओगे। तो आप सेना में भर्ती होना चाहते हैं, सेना में सुधार चाहते हैं और तौफीक रज़ा जैसे देश के विरुद्ध काम करने वाले लोगों को अवसर दे रहे हैं कि वो ये कह पा रहे हैं कि हम तो केवल अजान, नमाज और ये रिलीजियस प्रोपोगेशन के लिए पत्थर मार रहे थे, तुम तो ट्रेनें फूंक रहे हो और ट्रेनें फूंकने वालों का क्या होगा। तो फिर ये भारत के प्रत्येक नौजवान को सोचना होगा कि क्या वो ऐसे इल्ज़ामों को बर्दाश्त कर सकता है और अपने भविष्य को क्यों ना सिक्योर करे। मुझे लगता है कि आज आर्मी ने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। कल से चीज़ें नॉर्मल होना चाहिए, नहीं नॉर्मल होती हैं तो फिर कठोर कार्रवाई के लिए सरकार बाध्य हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।